सोचिए, क्या किसी एक इंसान का सपना पूरे देश का संविधान बदल सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत एक लड़की के डॉक्टर बनने के सपने से हुई और जिसने हमारे संविधान की पहली ईंट को ही हिला के रख दिया। ये कहानी शुरू होती है एक ना से, एक खामोश इनकार से। एक ऐसा इनकार जिसने एक गलत, एक अनफेयर रूल के सामने झुकने से मना कर दिया और एक नए नए आज़ाद हुए देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे आखिर किस रास्ते पर चलना है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थी वो जिन्होंने ये सब मुमकिन कर दिखाया, और क्या था वो नियम जिसके खिलाफ वो खड़ी हुई? चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एक सपने और एक नियम के टकराव की। तो ये हैं चंपक्कम दुरायराजन। बात है 1950s के मद्रास की। एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री थी इनके पास और आंखों में बस एक सपना, डॉक्टर बनना। पर उनके इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी और इस दीवार का नाम था कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, या शॉर्ट में कहें तो जियो। ये मद्रास सरकार की एक ऐसी पॉलिसी थी जो आपकी काबिलियत से ज्यादा आपकी कम्युनिटी को देखती थी, क्योंकि इसके तहत प्रोफेशनल कॉलेजों की सीटें समुदाय के आधार पर रिजर्व थीं। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? चलिए समझते हैं। यहां देखिए, हर 14 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से था। 6 सीटें नॉन ब्राह्मण हिंदूज के लिए, 2 सीटें बैकवर्ड हिंदूज के लिए, 2 ब्राह्मण, 2 हरिजन और एक एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए। अब इसका मतलब एकदम साफ था। चंपकम के नंबर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर उनकी कम्युनिटी यानी ब्राह्मण कोटे की 2 सीटें भर गईं तो एडमिशन नहीं मिलेगा, और उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन चंपकम ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और बस यहीं से उनकी ये पर्सनल लड़ाई एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश में बदल गई। एक तरफ थे एक नागरिक के मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ स्टेट को दिए गए निर्देश। अब देखिए, इस टकराव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप ऐसा सोचिए कि हमारा जो नया नया संविधान बना था ना, उसकी 2 आवाजें थीं जो एक दूसरे से कुछ अलग कह रही थीं। एक तरफ थे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिले हैं और अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। ये सरकार के लिए एक रूल की तरह है, जैसे आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव मत करो, सिंपल। और दूसरी तरफ थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक गोल की तरह है, एक लक्ष्य। जैसे आर्टिकल 46 कहता है कि कमजोर वर्गों को ऊपर उठाओ। तो असली लड़ाई यही थी, क्या एक गोल को पूरा करने के लिए एक रूल को तोड़ा जा सकता है? तो अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और उनके सामने थे ये बहुत बड़े सवाल। पहला, क्या ये जियो जाति के आधार पर भेदभाव करके आर्टिकल 15 और 29 को वायलेट कर रहा था? और दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टेट का सोशल जस्टिस का लक्ष्य किसी एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट से बड़ा हो सकता है? देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। या अगर इसे और सिंपल शब्दों में कहें तो जब सरकार की सामाजिक न्याय की नीयत और एक नागरिक के बराबरी के अधिकार में टक्कर हो तो कौन जीतेगा? तो अब इतिहास लिखे जाने का वक्त आ चुका था। पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला क्या सुनाया। तारीख थी 9 अप्रैल 1951। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था। कम्युनल जियो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। चंपकम दोरायराजन केस जीत चुकी थी। कोर्ट का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा, फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर हमेशा जीत मिलनी चाहिए। उन्हें किसी भी कानून या सरकारी आदेश से कम नहीं किया जा सकता। मतलब उस वक्त के लिए कोर्ट ने ये एकदम साफ कर दिया कि नागरिक के अधिकार ही सबसे ऊपर हैं। इस एक फैसले ने भारत में राइट्स की पूरी डिबेट को ही बदल कर रख दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहां खत्म हो गई तो आप गलत हैं। कोर्ट का यह फैसला कहानी का एंड नहीं था, बल्कि एक नई और शायद कई ज्यादा बड़ी कहानी की शुरुआत थी। इस फैसले ने एक ऐसा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा किया जिसने आखिर में संविधान को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। जी हां, इस फैसले से सरकार में जैसे भूचाल आ गया। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार को यह डर सताने लगा कि यह फैसला तो सोशल जस्टिस के लिए बनाई जाने वाली सभी पॉलिसीज, जिन्हें हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, उन पर ही रोक लगा देगा। उन्हें लगा कि पिछड़े वर्गों के उत्थान का उनका पूरा एजेंडा अब रुक जाएगा।
और इसके जवाब में सरकार ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। जरा इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए। अप्रैल 1951 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। ठीक अगले महीने मई 1951 में सरकार पार्लियामेंट में संविधान में बदलाव का बिल ले आती है और जून 1951 तक यानी फैसले के सिर्फ 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट भारत के संविधान का पहला संशोधन पास कर देती है। जस्ट 2 मंथ्स। तो इस पहले संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट ने आखिर बदला क्या? आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 4। इसने साफ साफ सरकार को यह पावर दे दी कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की तरक्की के लिए स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष प्रावधान बना सकती है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये बराबरी के अधिकार में एक एक्सेप्शन था, एक रास्ता था जो खास तौर पर रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज को लीगली वैलिड बनाने के लिए ही बनाया गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब तो 70 साल से भी पहले हुआ, ये केस आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों आज भी लॉ स्कूल से लेकर पार्लियामेंट तक इसकी बात होती है? वेल, इसकी लेगेसी बहुत गहरी है। पहली बात, ये वो पहला बड़ा केस था जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि वो सरकार की किसी भी पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होने पर रद्द कर सकती है। दूसरी बात, इसने उस बहस को जन्म दिया कि फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर हैं। तीसरी बात, इसने ये दिखाया कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे पार्लियामेंट बदल सकती है। और शायद सबसे बड़ी बात, इसी केस के रिएक्शन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया, उसी ने भारत में रिजर्वेशन की पूरी व्यवस्था की संवैधानिक नींव रखी, जो नींव आज भी कायम है। और आखिर में चंपकम दुरायराजन का ये केस हमें उसी एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिससे भारत आज भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है कि एक समाज हर नागरिक को पूरी तरह से बराबरी देने के वादे और सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकता है।